नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग भूगोल के पार्ट 2 में है, अध्याय 1 में। और हम लोगों ने पार्ट 1 में बहुत कुछ जाना। हम लोगों ने जाना कि हमारे आधुनिक भूगोल के जो भूगोल वेत्ता थे वो क्या कहते थे। रेडजल साहब जी क्या कहते थे कि, और उनके शिष्या जो थी एलन सैंपल, इन्होंने क्या कहा। उसके बाद फिर हम लोगों ने जाना कि विडाल डी लाप्लास ने भी क्या कहा। और उसके बाद हम लोगों ने जाना ग्रिफिथ टेलर ने क्या बोला। मतलब कि सबके क्रम से हम लोगों ने जाना कि उन्होंने क्या कहा। तो उसमें एक लोगों ने और ने कहा कि नहीं साहब, ऐसा नहीं, ऐसे है गुरु जी, ये आप ये गलत, आपका बात सही है लेकिन ऐसे नहीं है, इस तरह से होता है। तो हम लोगों ने बहुत कुछ जान चुके हैं। और पार्ट 1 में हम लोगों ने ये भी जाना कि भूगोल शब्द कौन लाया था। और हम लोगों ने पार्ट 1 में ये भी जाना कि आधुनिक भूगोल के जनक किसे कहा जाता है। राइडजल साहब को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। इस तरह से हम लोग बहुत सी चीजों से परिचित हो चुके हैं। आज के हमारे इस पार्ट में, आज इस पार्ट 2 में जानना है कि भूगोल, मानव भूगोल विषय में अध्ययन के क्षेत्र में कैसे वो है, हम लोग इसका कैसे अध्ययन करते हैं। आपने अध्ययन किया है, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपका रिवीजन है। और यदि आप पहले मेरा वीडियो देख रहे हैं उसके बाद आप अध्ययन कर रहे हैं तो आपके लिए बता दें कि दोनों तरफ से बराबर है। जो चीज़ मैं बताऊंगा वही चीज़ किताब में लिखा है, एनसीईआरटी की बुक में, और मेरा सारा बेस एनसीईआरटी से चलता है। तो हम समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं। तो मैंने जैसा बताया कि हम लोगों का क्या है आज इम्पोर्टेंट, आज हम लोगों का क्या वो रहेगा, तो जानना है मानव भूगोल विषय एवं अध्ययन के क्षेत्र में, अध्ययन क्षेत्र। मेरे कहने का मतलब यह है कि इसको जानने का काम यह है ना साथियों कि इसमें यह जानना है कि आखिर मानव भूगोल की क्या क्रियाएं हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें, एक और भूगोलवेत्ता है जिनके बारे में मैंने आपको उसमें नहीं बताया था, इसमें बताना है कि मानव भूगोल को दो स्तर में लाने वाला क्या कहा जाए। कि भूगोल को जो बांटे थे, मैंने बताया था कि आपको भूगोल दो है, एक हम लोगों ने भौतिक भूगोल पढ़ा है और एक मानव भूगोल पढ़ा है। तो इन दोनों को जो बांटे हैं उनका नाम क्या है, वो भी एक भूगोलवेत्ता है जो कि अमेरिका के हैं। अभी हम बात करेंगे, उनका नाम है हटिंगटन। इन्होंने क्या है कि मानव ये भूगोल को जो है दो स्तर में बांटे हैं, दो दशाओं में। इन्होंने कहा है कि भूगोल का अध्ययन दो तरह से किया जा सकता है। पहला क्या है, भौतिक दशाएं, ठीक। और दूसरा इन्होंने बताया है प्राकृतिक दशाएं। देखिए, इनके कहने का ये है कि भौतिक भूगोल दशाएं, कहने का मतलब है भौतिक परिस्थितियां, दशाओं को परिस्थितियां कहा जाता है। और प्राकृतिक दशाएं को कहने का मतलब है कि प्राकृतिक परिस्थितियां क्या है। इस दो तरह से भौतिक मतलब कि मानव भूगोल का अध्ययन किया जाता है, इनके कहने का है। अब यदि हम बात करें, आपसे बताएं कि मानव भूगोल विषय में अध्ययन के क्षेत्र में कैसे वर्णित है, कैसे इसका उल्लेख किया गया है, तो हम आपको बता दें कि है 6 स्तर है। 1, 2, 3, और ये रहा 4, और ये रहा 5, और एक 6 है। 5, पहले हम 5 को आपको बताते हैं। पहला है जनसंख्या मानव भूगोल का है। ये देखिएगा, जनसंख्या का भौगोलिक अध्ययन, भौगोलिक अध्ययन, ठीक। और दूसरा है, ये पहला है प्राकृतिक संसाधन, अभी हम सब के बारे में बता रहे, पहले आप बस ध्यान से देखिए। प्राकृतिक संसाधन का भौगोलिक अध्ययन, ठीक। तीसरा है सांस्कृतिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण का भौगोलिक
अध्ययन। ठीक, अगला है, ये हो गया। ठीक, अब है वातावरण का समायोजन। वातावरण मतलब कि जो वातावरण अभी क्या है बता रहे हैं, वातावरण समायोजन। ठीक, समायोजन का अध्ययन। ठीक, अब है प्रादेशिक या कहा जाए प्रदेश, प्रदेश के दूसरे प्रदेशों के संबंध, यहाँ पे दो दूसरे, ठीक, दूसरे प्रदेशों के संबंध, संबंध का भौगोलिक अध्ययन, संबंध का भौगोलिक भौगोलिक अध्ययन कैसे होगा ये बताना है इसमें। ठीक, ये 5 हो गया। एक और है जिसको हम बताएं आपको, वो क्या है, कालिक कालिक अनुक्रमण, अनुक्रमिक। ये क्या है आपको भी बड़ा अजीब लग रहा है, मुझे पता है, मैं आपको पहले सबके बारे में परिचित करा दूं। देखिए ध्यान से देखिएगा, हम आपको बताते, देखिए मानव भूगोल जो विषय क्षेत्र ये किस किस क्षेत्र में अध्ययन करता है, ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये 5 खोज के निकाले, हालांकि है तो बहुत सारा, अभी क्या क्या उसके बाद बताएंगे, लेकिन ये 5 इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर में पूछ दिया तो आप इनके बारे में लिख देंगे तो आपको फर्स्ट क्लास 9 नंबर का है तो 7 नंबर 8 नंबर मिलना है, कहीं नहीं गए हैं। तो ये विषय में क्षेत्र में जनसंख्या का भौगोलिक अध्ययन। जनसंख्या का भौगोलिक अध्ययन का कहने का मतलब यह है कि आपका अध्याय 2 है, इसी पे बात करेगा, जिसमें क्या बताएगी, जनसंख्या मतलब कि किस जगह की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, स्क्वायर क्या होता है, मतलब कि इतने वर्ग, वो एक वर्ग में कितनी जनसंख्या बटी है। भौगोलिक अध्ययन, अगर हमको जनसंख्या के बारे में पता नहीं रहेगा तो वहाँ की जो कृषि है कैसे कार्य करेगी, और वहाँ पे लोगों को सुविधाएं कैसे दी जाएगी, कौन से संसाधन की कितनी आवश्यकता है, ये कैसे पता चलेगा। तो ऐसे जैसे अपने उत्तर प्रदेश की सबसे सर्वाधिक जनसंख्या मानी जाती है, 24 करोड़ के बराबर है, 22 से 24 करोड़ की जनसंख्या अपनी यूपी की है, पूरे भारत में सर्वाधिक है। जबकि यहाँ का क्या है, क्षेत्रफल क्या है, थोड़ा मतलब कि है बड़ा ही है लेकिन छोटा है। सबसे अधिक क्षेत्रफल के राज्य में कौन वो है, सबसे अधिक क्षेत्र किसका है, राजस्थान का, लेकिन यहाँ की जनसंख्या क्या है, उतना नहीं है, यहाँ की क्या है, अधिक है। तो यहाँ पे लोगों को कितना सुविधा चाहिए, क्या चाहिए, तो इसके बारे में कैसे होता है, जनसंख्या का जब भौगोलिक अध्ययन किया जाता है तब पता चलता है कि साक्षरता दर कितना है। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, ये था नंबर 1। दूसरा है प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग। प्राकृतिक संसाधन का मतलब ये है कि प्राकृतिक संसाधन का भौगोलिक अध्ययन कैसे करने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ कश्मीर में ठंडक है, और यहाँ अभी यूपी में जो है, जैसे यूपी में क्या होता है, सितंबर में मौसम बराबर रहता है, गर्माहट भी रहती है, ठंडक भी रहता है। तो ये प्राकृतिक संसाधन है, एक तरह से कहा जाए मौसम का अध्ययन ही प्राकृतिक संसाधन। और प्राकृतिक संसाधन में क्या होता है, जल। जल क्या है, प्राकृतिक का एक उपहार है, हमारे लिए एक संसाधन है, इसका अध्ययन करना है। भूमि, कृषि के लिए कौन सी भूमि कैसे यूज करनी, ये भी प्राकृतिक संसाधन है, इसका भी अध्ययन कैसे करते हैं, मानव भूगोल के अध्ययन से किया जाता है। ठीक, आप अभी जिस जगह बैठ के आप जिस मोबाइल से वीडियो देख रहे हैं, इसमें भी प्राकृतिक संसाधन का ही एक तरह से जरिया है, रेडिएशन। अगला है सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण के कहने का मतलब ये है कि किस जगह का सांस्कृतिक कैसा है। जैसे अपने भारत में क्या है, अभी उत्तर प्रदेश में क्या है, लोग यहाँ यूपी और बिहार में भोजपुरिया अधिक बोली जाती है, तो यहाँ का सांस्कृतिक वातावरण क्या है, भोजपुरी, मतलब कि एकदम गांवी के तरह से कहा जाए तो एक ये अपने भारत का एक पूर्व प्राचीन कल्चर भी माना जाता है। और अगर कहा जाए तो खड़ी बोली गद्य का विकास भी सबसे पहले अपने यूपी से ही माना जाता है, जिसके जन्मदाता कौन कहा जाते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। और आपको बता दें तो इस तरह सांस्कृतिक वातावरण में क्या है कि कई जगह क्या होता है कि हम एक उदाहरण ले, इस्लामिक का क्या है, जैसे पाकिस्तान हो गया, या अपने भारत में देखें तो कई जगह हो गया, मुरादाबाद है, या कहा जाए कि जिस ऐसे इस्लामिक शहर का नाम होता है। अभी मैं जिस जगह रहता हूँ श्रावस्ती में, यहाँ पे भी यही है कि यहाँ पे क्या है कि इस्लामिक कल्चर अधिक है, सांस्कृतिक अधिक देखी जाती है, हिंदुत्व कल्चर भी है। तो ये हम इसके आधार पे जो भौगोलिक अध्ययन होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं इसमें।
वातावरण के समायोजन, वातावरण समायोजन के कहने का मतलब ये है कि बेमौसम बारिश होना। मैंने आपको इसके पहले वाले पार्ट में बारिश के बारे में बताया था, तो उसके इसी में वर्णन किया जा रहा है। अगला है प्रदेश के संबंध, मतलब कि दूसरे प्रदेश से के संबंध का भौगोलिक अध्ययन। प्रदेश का मतलब ये नहीं कि खाली राज्य के, उत्तर प्रदेश का जो है राजस्थान से कैसा संबंध है, दिल्ली से क्या संबंध है, ये तो है, वो तो आपस में भाईचारे का है। लेकिन यहाँ पे प्रदेश कह रहा है अमेरिका हो गया या ब्रिटेन हो गया या बड़े बड़े देश और यूरोप देश हो गए या दक्षिण साउथ अफ्रीका हो गया, इन सब के साथ जो हमारा संबंध है इसका भौगोलिक अध्ययन। आपको बता दें अफगानिस्तान में बता रहे अमीबा की अधिक फसल की जाती है या हकीम, हाँ वहाँ पे हकीम की जो है फसल होता है, जिससे बैटरी बनता है। जो जिस मोबाइल में आप बैटरी जो लगी है आपकी, वो अफगानिस्तान के ही वहाँ से पाया जाता है, कहा जाता है, तो इसी का यूज होता है। तो ये भी एक संबंध, अगर हमारा संबंध उससे अच्छा नहीं रहेगा तो हमें नहीं मिलेगा या चीन को नहीं मिलेगा। चीन से अगर हमारा संबंध भौगोलिक संबंध, जैसे अपने भारत में चावल है, अनाज की फसल पैदावार अधिक होती है, असम में चाय का पैदावार अधिक होता है, तो ये क्या करते हैं, आयात और निर्यात भी किया जाता है, तो इसके तहत भी संबंध होता है। अगला है बहुत, ये है कालिक अनुक्रमिक। ये इसके कहने का मतलब ये है कि समय, इसका वर्णन समय से, कालिक का मतलब कि जो हमारा समय है, मौसम ऋतुएं जो होती है वो कालिक के एक क्रम में, ऐसा नहीं कि ठंडी के बाद सीधे बरसात आ जाएगा, गर्मी अब जो है कह रहा है कि मैं दिसंबर में आऊंगा, इस तरह से नहीं होता, इस तरह से भी किया जाता है। तो यही हमारे मानव भूगोल के विषय में क्षेत्र में हमारी ये जो 5-6 है, ये इम्पोर्टेंट है। आपको इस भूगोल में खाली इन्हीं के बारे में समझना है, जानना है। यदि आपने इनका अध्ययन कर लिया, और हम लोग अभी इसका अध्ययन करते रहेंगे, हर एक पार्ट में हर एक भौगोलिक अध्ययन को करेंगे, हर एक विषय पे भौगोलिक अध्ययन करेंगे। जैसे अध्याय 2 में सबसे पहला ही आता है जनसंख्या, इसके बारे में जानेंगे, फिर आगे प्राकृतिक संसाधन के बारे में जानेंगे, फिर हमारा जो सांस्कृतिक वातावरण कैसा, लोगों का कल्चर क्या है, इस तरह से हम लोग सब एक एक करके जानेंगे और इसको समझेंगे। अब इसी के साथ बात कर लेते हैं ना कि कई बार पेपर में पूछ लेता है कि हमारे जो मतलब कि भूगोलवेत्ताओं के बारे में पूछ लेगा कि हाँ ब्रिटेन के भूगोलवेत्ता के बारे में बताइए या जर्मनी के भूगोलवेत्ता। तो मैं आपको कुछ के बारे में बताता हूँ। जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ, एक जर्मनी हो गया, ठीक, और एक हमारे हो गए, जर्मनी हो गया, एक ले लेते हैं फ्रांस के हो जाते हैं, फ्रांस। मैं इन सब के बारे में आपको बता चुका हूँ, फिर से एक बार नोट करा रहा हूँ, रिवाइज हो जाएगा आपका। और एक हो गया अमेरिका, ये सब आधुनिक भूगोलवेत्ताओं के बारे में मैं बताऊंगा, प्राचीन भूगोलवेत्ताओं के बारे में नहीं, ये आधुनिक रहेंगे सब। और एक ले लेते हैं ब्रिटेन, ठीक, ब्रिटेन। इनके जर्मनी के बारे में हम लोगों ने जाना था, जो हमारे आधुनिक भूगोल के जनक किसे कहा जाता है। इसके पहले वाले पार्ट में मैंने बताया है, हमारे आधुनिक भूगोल के जनक जो है रेडजल साहब हैं। कौन है? रेडजल, ठीक, रेडजल। और इसमें कौन आते हैं? और एक है, हम बता रहे हैं, हमको याद आ रहा है आपको, हम्पी नहीं, फ्रांस में एक आते हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया था। एक मिनट, हम समझ के बताते हैं आपको। हाँ, जर्मनी में एक और आते हैं रेडजल के बाद, एक है जिनका नाम है हमबोल्ट है। एक है हमबोल्ट आ गए, रेडजल आ गए। ये दो लोग जो हैं ये जर्मनी के हैं। इनका भी उल्लेख आपके पाठ में किया गया है और भूगोल में इसमें है। फ्रांस के सबसे महान कौन है? विडाल डी लाब्लास या विडाल ला डी ब्लास, मतलब कि विडाल साहब हैं। और इसमें अमेरिका में कौन है आते हैं? एलन सैंपल। और कौन है अमेरिका से? अमेरिका से जो हमने अभी इनको बताया है, ये भी जो है अमेरिका के ही हैं, हंटी गटन।
ठीक। और हमारे ब्रिटेन से कौन आते हैं? ब्रिटेन के एक हैं रास्को। तो इस तरह से हमारे कई सारे हैं जिनके बारे में हम लोगों को जानना है। और एक हमारे इसमें आते हैं मैकेंडर। हम लोगों को सबके नहीं, खाली ये दो दो तीन तीनों के बारे में अध्ययन करना है और इन सब के बारे में जानना है। तो इस तरह से हमने जाना कि हमारे कौन भूगोल, ये सारे भूगोल वेत्ता है। अब बात करते क्या भारत में नहीं है, तो हमने भारत का तो उसमें नहीं देखा है। हाँ, लेकिन भारत के अगर हम देखें तो कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से जानते हैं, कौटिल्य हो गए, आर्यभट्ट हो गए, इन लोग जो है ये सब अपने भारत के प्राचीन भूगोल वेत्ता है। कहा जाता है कि आर्यभट्ट ने जो हमारे शून्य की खोज की है, उन्होंने यहाँ से मतलब कि चांद का डिस्टेंस लगाया था, दूरी तय की थी कि चांद कहाँ है। खाली एक उससे एक जो है पेड़ के पत्ती से अनुमान लगाया था, जो पेड़ का पत्ती दूध के दिन से जैसे कि तोड़ो तो दूध फेंक देता है वाइट वाइट, उसी तरह से जैसे कटहल का पेड़ था, हालांकि वो कटहल का पेड़ नहीं यूज किए थे। तो इस तरह से ये हमारे सारे महत्व, इतने सारे भूगोल वेत्ता हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे पेपर में पूछ लेगा किसी एक का उल्लेख करिए, एक के बारे में बताइए, आप इनमें से किसी एक का भी बता सकते हैं। जैसे जर्मनी का पूछ ले तो हेर्त्ज़ल है, हम बोल्ट है, फ्रांस का है बिडाल साहब है, अमेरिका के कौन है, एलन सैंपल है, हटीगटन है, और ब्रिटेन के कौन है, रास्को है, और मैकेंडर है। ठीक। अब आज के इस पार्ट का अंतिम टॉपिक है, एक है कि भौतिक भूगोल में ये जो मानव भूगोल का आधुनिक अध्ययन क्या है। आज के समय में मानव भूगोल आधुनिक तरह से तो अध्ययन इन विषय में कर रहा है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ अध्ययन कर रहा है। कैसे कर रहा है उसके बारे में हमको जानना है। मैं यहाँ पे नीचे पहले नोट कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। जैसे नंबर 1 पे आता है सांस्कृतिक हो गया, ठीक। और नंबर 2 पे आता है आर्थिक, ठीक। और नंबर 3 पे आता है राजनैतिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राजनैतिक। और नंबर 4 पे आता है सैन्य। क्या है हम बता रहे अभी आपको। और देखिए साथियों, इसमें एक अंतिम में है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका भी सीजन चल रहा है, चिकित्सा। देखिए हमें ये पांचों के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। ये सांस्कृतिक भूगोल है जिसका अध्ययन हमको अब आगे करने को मिलेगा, ठीक। ये आर्थिक भूगोल है, और ये राजनीतिक भूगोल है, ये सैन्य भूगोल है, और ये चिकित्सा भूगोल है, ठीक। अब देखिए सांस्कृतिक भूगोल में जो है हम अपने कल्चर के बारे में जानेंगे कि इसका भूगोल से क्या संबंध है। सांस्कृतिक भूगोल में जैसे सामाजिक विज्ञान में ही हमारा सांस्कृतिक भूगोल आता है, तो उसके बारे में जानना है। आर्थिक भूगोल में कहने का मतलब है कि इकोनॉमिक, जैसे आर्थिक भूगोल हमारा जो कृषि है वो आर्थिक भूगोल में आता है। इंडिया का सबसे अधिक आय का स्रोत कहिए तो वो फार्मर है, कृषि है, कृषि से ही आता है। और अगर राजनीतिक भूगोल में इंपॉर्टेंट है, ये जो हमारे राजनीतिक भूगोल है, अगर हम आपको उदाहरण में अगर एक देश पे समझाएं तो जो हमारा गाड़ियों का यूज होता है राजनीतिक तरह से, इस तरह से कहा जाए तो अभी आपको पता होगा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब गए थे। तो पंजाब में मतलब कि उनके दौरे कैंसिल हो गए, वहां पे वो 20 मिनट एक फ्लाईओवर पे रुके थे, जिसपे बहुत बड़ा घमासान, मतलब कि घमासान कहा जाए चर्चा हुआ था। और आज भी ये बहुत इंपॉर्टेंट कर चर्चा है, इसके बारे में आपको 1 मिनट में समझाऊं। आपने अगर वहां नोट किया हो तो आपने ये नोट किया होगा कि जब प्रधानमंत्री साहब वापिस हेलीकॉप्टर मतलब कि वहाँ एयरपोर्ट आए तो वहाँ के अधिकारियों से कहा कि अपने सीएम को बोलना कि सीएम को धन्यवाद बोलना, मैं जिंदा वापिस आ गया। मैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं जिंदा वापिस आ गया, मुझे कुछ नहीं, वापिस आ गया।
आ गया। ठीक, ये जो शब्द है ये बहुत ही चूक वाली है। ऐसा कमेंट उन्होंने क्यों किया? अगर ये अपने देश में है, देश तक सीमित है, मीडिया वाले अगर, तो कोई बात नहीं, तब तो उतना वो नहीं है। लेकिन अगर ये विदेशों के, अगर मान लीजिए किसी पेपर में छप गया, अमेरिका के किसी न्यूज़ में निकल गया या कहीं और के न्यूज़ में निकल गया, तो वहाँ पे अगर कहा जाएगा कि प्रधानमंत्री से मैं जिंदा वापस आ गया, ऐसा बोले हैं, तो सोचेंगे कि बताओ, जिस देश में खुद वहाँ का प्रधानमंत्री नहीं सुरक्षित है तो हम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? नहीं आएंगे। एक तरह से कहें तो अपने देश की छवि खराब होने की स्थिति लगती है इस तरह से। और यदि हम इसी पे बात करें, आपको बता दें कि इससे ऐसा नहीं, प्रधानमंत्री कहीं पहली बार नहीं फंसे हैं, इससे बड़े बड़े सिचुएशन में 2015 में मुझे याद है, हालांकि मैं जब सुना तो मुझे बहुत ही अचंभा हो गया कि 2015 में प्रधानमंत्री पाकिस्तान गए थे नवाज शरीफ के, वहां पे उनके पोती की शादी में अब बनारस की साड़ियां लेकर उनको वहां पे देने दिए थे। तो जिस देश से हमारा कोई रिश्ता नहीं है कि वहां जाने से पहले आदमी 1000 बार सोचेगा, वहां वो एकाएक, ये भी नहीं कि उनके जाने का वहां मीटिंग था या प्लानिंग थी, कुछ नहीं, एकाएक पहुंच गए। तो वहां पे कोई सुरक्षा में नहीं चूक हुई है, तो फिर यहाँ कैसे? अभी ये गलवान घाटी में कुछ महीने, कुछ साल, मतलब 6-7 महीने पहले हमला हुआ था ये लॉकडाउन में, और वहाँ के लोगों से, वो वहाँ के जो सैनिक थे उनसे मिलने अचानक पहुंच गए, कोई वो नहीं हुआ। तो यहाँ और वहाँ पे उन्होंने एक बार भी नहीं बोला दोनों जगह पे कि हाँ मैं जिंदा हूँ, मैं लौट आया, मैंने कुछ एक बहुत खुशी जाहिर की। तो यहाँ पे ये बात बनती है कि आखिर उन्होंने ये शब्द का उल्लेख क्यों किया? ये शब्द बहुत ही है, मेरे कहने का मतलब है कि इसका ये इस तरह से बयां कर रहा है कि प्रधानमंत्री असुरक्षित थे फ्लाईओवर पे, तभी उन्होंने इस तरह से बोला है। हालांकि इस पे क्यों ऐसा बोला, इस पे भी डिबेट है, चर्चा है, हमारी पूरी फोर्स लगी है। और ऐसा कहा जाए तो प्रधानमंत्री के एक दिन की सुरक्षा के लिए 1.5 करोड़ रुपए लगभग खर्चा होता है अगर वो दिल्ली में है तो। और अगर वो दिल्ली के बाहर कहीं रैली में, कहीं सभा में या कहीं जन सुनवाई में कहीं पे भी जाते हैं, तब 2 से 2.5 करोड़ रुपए पर डे का है। एसपीजी जो हमारे हैं, एसपीजी मतलब कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की जो टीम है वो उनकी पूरी सुरक्षा करती है, और वो बहुत सॉलिड टीम रहती है। और किसी कोई विदेश से, जैसे राष्ट्रपति आते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं, बाइडेन साहब आएंगे, तो उनकी भी जो सिक्योरिटी रहेगी वो एसपीजी ही करेगी, ना कि कोई और करेगा। तो हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आज मैंने जो चीज़ें आपको बताने की कोशिश की आप उससे समझोगे। अगले पार्ट में, ये लास्ट पार्ट रहेगा इस पार्ट का, जिसमें हम लोग जानेंगे कि क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैसे है, हम लोगों ने इसको पढ़ा, इतना जाने कि हमें क्या करना है। इसके पहले वाले में हम लोगों ने भूगोलवेत्ताओं के बारे में पढ़ा था, क्या समझ था, कौन भूगोलवेत्ता क्या कहे थे। जर्मनी के रेडजल साहब का कहना था कि प्राकृतिक, सामाजिक, मानव समाज तथा धरातल के बीच का एक संबंध है, जिसको एलन ने क्या कहा था कि ये मानव समाज तथा धरातल के बीच अस्थायी परिवर्तनशील पारस्परिक संबंध है। उन्होंने कहा था कि नहीं, संबंध तो है लेकिन पारस्परिक है। फिर उसके बाद बिडाल साहब ने क्या बोला था कि संभववाद, मतलब कि इन्होंने कहा था कि मानव जो है, मानव समाज जो है, मानव प्रकृति का स्वामी है। इन दोनों से रेडजल साहब और एलन साहब ने एक निश्चयवाद, नियतिवाद की विचारधारा को रखा था, और बिडाल साहब ने कहा था संभववाद, मतलब मानव के अंदर सब चीजें संभव, वो जो चाहे सो कर सकता है। और जब इन सब ने कहा तो उसके बाद जो हमारे ग्रिफिथ टेलर हैं, मतलब कि एक और है एलन साहब टेलर, ये भी हमारे कहाँ के हैं, अमेरिका के। ग्रिफिथ टेलर ने बोला था कि नहीं, रुको और जाओ, मतलब न तो मानव प्रकृति का स्वामी है और ना ही प्रकृति मानव का स्वामी, दोनों बराबर है। और ये कैसे समझाया था, मैंने आपको इसके पहले वाले पार्ट में बताया था, आप उसको देखिए। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको ये पार्ट समझ में आया, ये पूरी टॉपिक समझ में आया, इसकी तीनों टॉपिक। और मैंने जो प्रधानमंत्री जी के बारे में बताया, इसके बारे में भी आप समझे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल को आगे बढ़ाते रहिए, आपका सहयोग हमें बहुत ही आवश्यक है।
मिलते हैं आपको अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।